Hello friends, my name is Vinamr Mehta and welcome to my channel Eco Master। अब एज यू नो इसका नाम इको मास्टर है, तो इसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। देयर आर मैनी टॉपिक्स इन इकोनॉमिक्स, सो टू स्टार्ट दैट हम शुरुआत करेंगे। आज ये पहला वीडियो है क्लास 11th के चैप्टर 1, जिसमें टॉपिक्स है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे अगर आप क्लास 11th में हैं तो इकोनॉमिक्स आपके लिए नया सब्जेक्ट होगा। आपने आई थिंक एसएसटी पढ़ी होगी जरूर, सोशल स्टडीज, बट उसके अंदर ही एक टॉपिक आता है इकोनॉमिक्स। उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं आज। पहला इसमें जो भी टॉपिक्स है उसके अंदर पहला टॉपिक यही है कि व्हाट इकोनॉमिक्स इज अबाउट। इकोनॉमिक्स है क्या? चलो लेट्स सी। आपने साइंस तो पढ़ा होगा, हैव यू? आई थिंक यू हैव। साइंस में वो लोग अलग अलग जो साइंटिस्ट होते हैं अलग अलग चीजों के बारे में रिसर्च करते हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं और लॉज बनाते हैं। सबसे पहला एग्जांपल ही ले लो, लॉ ऑफ ग्रेविटी। बिल्कुल ऐसे ही थोड़ी ना उन्हें ग्रेविटी के बारे में पता चल गया, उसके बारे में उन्होंने पहले थोड़ा समझा, थोड़ा जाना, थोड़ा रिसर्च किया, फिर उन्हें अंदाजा हुआ कि हाँ जी अर्थ पे ग्रेविटी है। दैट्स वाई कुछ भी चीज ड्रॉप करोगे वो नीचे जाएगी ही जाएगी। इकोनॉमिक्स भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? साइंस में आते हैं साइंटिस्ट और उनका जो लॉ है वो पूरे अर्थ में हर जगह काम करता है। ग्रेविटी कहीं भी जाओ अर्थ में आपको मिलेगी। लेकिन इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो भी लॉज बनाते हैं, लेकिन उसके पीछे थोड़े बहुत रूल सेट करने पड़ते हैं कि अगर ये चीज काम करेगी तभी जो है हमारा बनाया गया लॉ काम करेगा। एक चीज के बारे में एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे डिमांड। डिमांड क्या चीज हुई? एनी आइडिया? हम लोग सब लोग ही बहुत कुछ जो है चाहते हैं, मांगते हैं कि हाँ हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए एंड ऑल। बच्चे बोलते हैं हमें खिलौने चाहिए, बड़े लोग बहुत से, ज्यादा बड़े तो नहीं, लेकिन बोलते हैं कि हमें गाड़ियां चलानी है, हमें बढ़िया बढ़िया बाइकें चाहिए। हम सब उसके बारे में डिमांड कर रहे हैं। अब डिमांड का लॉ जो है इकोनॉमिक्स में बनाया, लेकिन ये लॉ है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो लोग कम चीजें डिमांड करेंगे, प्राइस कम होगा तो लोग ज्यादा चीजें डिमांड करेंगे। जैसे ही अगर कोई चीज सस्ती हुई हम ज्यादा खरीदते हैं, महंगी हुई तो हम कम खरीदते हैं। दिस इज सिंपल लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन इसके पीछे भी थोड़े बहुत लॉज लगाने पड़ते हैं, थोड़े बहुत रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप समझो कोई चीज, फॉर एग्जांपल मार्केट में जो है कोई ऐसी चीज है जो महंगी हो तभी हमें पसंद आती है। बहुत से गुड्स मार्केट में ऐसे आते हैं, जैसे कि देख लो ज्वेलरी। ज्वेलरी लोग किस लिए खरीदते हैं? उन्हें उसकी जरूरत है? नोप, कोई जरूरत नहीं है। ये अपना स्टेटस शो करने के लिए लोगों को कि हाँ जी हम देखो महंगी महंगी चीजें खरीद सकते हैं। घड़ी, कुछ घड़ियां करोड़ों में आती है। ये देखो ये मेरी घड़ी कोई ज्यादा महंगी है, 500-600 रुपए की है। टाइम तो दोनों ही सेम दिखाते हैं, लेकिन फिर दोनों में फर्क क्या है? वो महंगी है इसलिए लोग उसे खरीद रहे हैं। अगर वो भी ये 500-600 की हो गई तो कोई उसे नहीं खरीदेगा। क्यों? क्या फायदा लेने का? दूसरा, उन्होंने एक रूल सेट किया, बंदा होना चाहिए रैशनल, अच्छी थॉट्स होनी चाहिए उसमें। कोई ऐसा पागल बंदा नहीं होना चाहिए कि जो कहेगा अरे ये तो अब हमने कुछ खाना खाने के लिए जाना है, हमें ऐसे प्राइस में वो खाना मिल रहा है जो हमारे बजट में आता है, तभी हम उसे खाएंगे ना। अगर हमारे वो बजट में ही नहीं है, समझ लो 1000 रुपए की एक चीज है, फिर भी हम उसे खरीद रहे हैं, वो बंदा क्या पागल नहीं कहलाएगा? हमारे पास 1000 रुपए है भी नहीं, क्या हम उनके यहाँ जाके, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है तो खरीदेंगे कैसे? फिर भी हम मांग रहे हैं कि नहीं जी हमें चाहिए, हमें खरीदना है, हमें खरीदना है, उसके लिए आप हमारे कपड़े ले लो, ये ले लो, वो ले लो एंड ऑल। तो ये चीज रैशनैलिटी में नहीं आती। रैशनैलिटी में आ गया बेसिकली कि बंदा जो होना चाहिए सही दिमाग का होना चाहिए, कि समझे कि हाँ जी, जैसे एक कहावत है, जितने चादर है उतने ही पैर परोस। बस समझा? आगे बढ़ाओ।
दैट्स द सिंपल थिंग अबाउट रैशनैलिटी। तो यही देखा, डिमांड का लॉ, उसके लिए रूल सेट करने पड़े, तभी वो जो है यूज हो पा रहा है, नहीं तो हर जगह नहीं हो पाता। और भी बहुत सी चीजें हैं इसमें, तो जब हम कभी आगे जाएंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इसलिए हम इकोनॉमिक्स और साइंस में यही फर्क आता है मेन। इसलिए जो है इकोनॉमिक्स को आई थिंक सॉफ्ट साइंस के नाम से भी जाना जाता है बहुत सी जगह। तो ये था बेसिकली इकोनॉमिक्स। इसके बारे में हम थोड़ा और जानेंगे, इकोनॉमिक्स क्या है, क्यों बना। ये तो सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा टॉपिक हम जानेंगे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो है दो ऐसी ब्रांचेज है इकोनॉमिक्स की। जैसे हमने देखा साइंस में बहुत सी चीजें आती है, बहुत से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसे ही इकोनॉमिक्स में भी जो दो बड़ी ब्रांचेज है, एक है माइक्रो और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों के नाम से ही आप समझ सकते होगे मीनिंग। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब लार्ज। अब मैं बोल रहा हूं दोनों ही लार्ज ब्रांचेज है, लेकिन माइक्रो का मतलब तो छोटा हुआ। यहां ब्रांच की बात हो रही है, ना कि ये माइक्रो में हम एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, मैक्रो में ओवरऑल चीजों के बारे में एक साथ। तो इसके बारे में और डिटेल में जाएंगे। तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसके बारे में भी आप जानना चाहोगे तो हम थोड़ा आगे डिटेल में जाएंगे। बाकी आई थिंक आपको पॉजिटिव वर्ड का मीनिंग तो आता ही होगा, क्या चीज होती है। पॉजिटिव में यहां पे इस तरीके से यूज होता है मेन, क्या आपको पता है? आई थिंक यू ऑल नो। लेकिन नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव में आता है, यहां पॉजिटिव में हम जानते हैं कि क्या चीज है, व्हाट इज दिस, क्या है। और नॉर्मेटिव में क्या होना चाहिए, दैट इज द डिफरेंस मेन इन इट। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। चौथा टॉपिक हमारा रहेगा व्हाट इज इकोनॉमी। चलो इसके बारे में एक हिंट जानते हैं। बहुत बार आपने सुनने में आया होगा इंडिया इज एन इकोनॉमी, यूएस इज एन इकोनॉमी, जापान इज एन इकोनॉमी। हम इन कंट्रीज को इकोनॉमी भी क्यों कहते हैं, चलो उनके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। थोड़ा सोचिए इसके बारे में। अगला टॉपिक हमारा रहेगा सिंपल इकोनॉमी। सिंपल के साथ साथ हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स पे भी जाएंगे। आई थिंक यू बोथ नो द मीनिंग ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनके बारे में ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो हमारा सबसे मेन टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ इकोनॉमीज। अभी हमने बोला इकोनॉमी क्या क्या होती है, इंडिया इकोनॉमी है, यूएस इकोनॉमी है, तो उनमें भी डिफरेंस है। यहां हम जानेंगे अलग अलग टाइप की इकोनॉमीज कैसे टाइप की होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स। सो गाइस, दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इकोनॉमिक्स इज अबाउट। थोड़ा बहुत मैंने आपको इकोनॉमिक्स के बारे में भी बताया ही है, लेकिन देयर आर 3 वर्ड्स जो यहाँ लिखे हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसी से इकोनॉमिक्स का बेस बने, यू कैन से। फर्स्ट इकोनॉमिक्स, सेकंड स्कार्सिटी, थर्ड इज चॉइस। द A1 इज इकोनॉमिक्स, B स्कार्सिटी, C इज चॉइस। इकोनॉमिक्स पे जाने से पहले लेट्स थिंक अबाउट स्कार्सिटी। यू नो व्हाट इज स्कार्सिटी? It refers to a situation when what we want is our demand is less than the what is available, that is supply। जो मार्केट में अवेलेबल है प्रोवाइड करवाने को, मार्केट कितना हमें प्रोवाइड करवा रही है वो चीजें, वो सप्लाई कहलाएगी। और हम क्या चाहते हैं वो हमारी डिमांड कहलाएगी। लेकिन क्या लगता है, हम जो भी चाहते हैं वो सब कुछ हमें प्रोवाइड हो सकता है, मिल सकता है? इतना कुछ अवेलेबल है इस दुनिया में। आप किसी गरीब के पास जाओ, वो तो आपको बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट प्रोवाइड करवा देगा कि जी मुझे इसकी जरूरत है, मुझे उसकी जरूरत है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए एंड ऑल। गरीब क्या, मिडिल क्लास, यहाँ तक कि किसी अमीर के पास चले जाओ, वो भी आपको इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट दे देगा कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे अगर आप उसे कुछ भी फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हो, फिर तो और लंबा। बट क्या इतना कुछ अवेलेबल है इस दुनिया में? आप नोटिस करोगे जो चीज मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है उसके प्राइसेस कम होते हैं, लेकिन जिसकी कमी है दुनिया में
वो हमेशा जो है चीज महंगी मिलती है। क्यों उसे महंगा किया जाता है? रीजन क्या है? क्योंकि सबको वो चाहिए, लेकिन इतना हमारे पास अवेलेबल है कि हम सबको प्रोवाइड करवा सके? नहीं। तो उसे महंगा करना पड़ता है ताकि थोड़े लोगों के पास ही जा सके। लेकिन कुछ बेसिक नेसेसिटीज होती है, उनको थोड़ा सस्ता रखा जाता है, कोशिश किया जाता है कि वो सबको प्रोवाइड की जाए। तो उस पे एक रोक लगा दी जाती है, कोटा सेट कर दिया जाता है कि इससे ज्यादा किसी को नहीं मिलना चाहिए, एक बंदे को इतना ही मिलेगा। वो ऐसी भी चीजें होती है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। क्यों करना पड़ता है? बिकॉज दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। जितना हम चाहते हैं उतना मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसी के चलते हुए आती है दिक्कत चॉइस की। चॉइस क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स। अब ये जो है, जो भी मार्केट में अवेलेबल है ऑल्टरनेटिव्स, जो भी चीजें अवेलेबल है, उनमें से हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि हमें क्या चाहिए। समझ लो हमारे पास ये 20,000 रुपए की सैलरी है, इसी में ही हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें जो है कौन सा स्कूल में अपने बच्चों को भेजना है, कौन सी चीजें रोज हमने खानी है। अब रोज रोज हम जो है महंगा खाना तो नहीं खा सकते ना। यू कैन थिंक अबाउट इट। सैलरी जो 20,000 की है, इसी में अलग अलग चॉइसेस बनानी पड़ती है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज, जो हमारे पास पैसा है वो भी लिमिटेड है, उसकी भी स्कार्सिटी है। मार्केट में, दुनिया में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो भी स्कार्स है। अब इसके दो पॉइंट्स है इसमें, क्यों हमें चॉइस करनी पड़ती है? क्योंकि रिसोर्सेज आर स्कार्स। दूसरा, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब एक एग्जांपल लेते हैं आयरन का। आयरन हम किस किस चीजों में यूज कर सकते हैं? आयरन देखो, गाड़ियां बनाने में भी यूज होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोहे से बनती है। लेकिन आयरन जितना हमें मिला है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है, इससे ज्यादा तो नहीं है। जितना हमें मिला उतना ही हमारे पास अवेलेबल है। अब वही हम सारा का सारा गाड़ियां बनाने में लगा दे, तो जो बाकी की चीजों की हमें जरूरत है, बाकी मशीन्स वगैरह एंड ऑल, बहुत सी चीजों में आयरन लगता है, उनका क्या होगा? तो अलग अलग यूजेस है किसी एक रिसोर्स के, इसलिए हमें चॉइस की दिक्कत आती है। सिलेक्ट करना पड़ता है कि हम कौन सी चीज कितनी बनाई जाए। दैट इज अ पॉइंट। तो स्कार्सिटी को लेकर ही प्रॉब्लम जो है, चॉइस की दिक्कत आती है, हमें सिलेक्ट करना पड़ता है। और यही जो है यूज आता है इकोनॉमिक्स में। सी, इकोनॉमिक्स is a science. As I told you, it is a science of human behavior concerned with the allocation of scarce means. Scarce mean को ऐसे allocate करना, किस तरीके से? In such a manner that consumer can maximize his satisfaction. अब हमने जैसे एक एग्जांपल दिया, हमारे पास 20,000 रुपए सैलरी है, तो हम उसमें जो है कितना खाना ले, कि कौन से स्कूल में अपने बच्चों को भेजे, कौन सी चीजें, इस हिसाब से सिलेक्ट करें, पैसों को खर्च करें कि हमारी सेटिस्फेक्शन वो मैक्सिमाइज हो जाए, हमें जो है सबसे ज्यादा फायदा मिले, उससे खुशी हो उसको। ओके, प्रोड्यूसर्स दे प्रॉफिट। अब प्रोड्यूसर्स जो है प्रोडक्शन करते हैं, मार्केट में चीज प्रोड्यूस होती है, बनाई जाती है। अब वो लोग क्या सोचते हैं कि कौन सी चीज बनाई जाए? वो ऐसी चीज बनाएंगे ना जिससे उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। समझ लो एक चीज को बेचने से उन्हें जो है 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी चीज को बेचने से उन्हें जो है 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो वो कौन सी बनाएंगे? जिससे 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है, जिससे 500 का? 1,000 वाली, ऑब्वियस। और सोसाइटी जो है अपना क्या मैक्सिमाइज करना चाहेगी? सोशल वेलफेयर। यू नो व्हाट सोशल वेलफेयर? आई थिंक यू नो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सोसाइटी में जो है आपस में रिच और पुअर के बीच में बहुत ज्यादा, जस्ट अ सेकंड, आई थिंक यू नो सोशल वेलफेयर क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे रिच और पुअर के बीच में बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। जो अमीर लोग हैं वो गरीबों को दबाए जाते हैं, और ज्यादा दबाए जा रहे हैं। तो उन दोनों के बीच में जो गैप है, जितना ज्यादा कम होगा, सोसाइटी में वेलफेयर उतना ज्यादा बढ़ेगा लोगों का। सो दैट्स द बेसिक पॉइंट। तो इकोनॉमिक्स हमें इसी में मदद करता है कि जो रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है, जो स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है, उसके चलते जो चॉइस की
हमें प्रोसेस उठाना पड़ता है, वो चॉइस हमें कैसे सिलेक्ट करनी है जिससे हम ऐसी चॉइस सिलेक्ट करें जिससे कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शन बढ़े, प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट बढ़े, सोसाइटी में सोशल वेलफेयर बढ़े। तो इकोनॉमिक्स इसी में हमारी मदद करता है एक ऐसा प्रोसेस तैयार करने में जिससे जो है सबको बहुत ज्यादा फायदा हो एंड यू कैन से सभी खुश रह सके। दैट्स ऑल। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने पहले भी बताया था, जैसे माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। सो लेट्स स्टडी द डिफरेंस बिटवीन देम एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट। तो उनके बारे में जब जानेंगे तब ये थोड़ा बहुत अंदाजा भी हो जाएगा इस डिफरेंस से। पहला टॉपिक माइक्रो में, इट स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप और प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल और एन इंडिविजुअल फर्म या फिर इंडिविजुअल हाउस होल्ड। ओके, जैसे मैंने बताया माइक्रो स्मॉल लेवल पे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, किसी एक सिंगल घर के बारे में, या फिर एक फर्म, एक इंडस्ट्री, एक सिंगल इंडस्ट्री के बारे में जानने का, ना कि जो है पूरे इकोनॉमी के बारे में। तो ये हुआ माइक्रो इकोनॉमिक्स में, किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं। मैक्रो में हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप या प्रॉब्लम्स जितनी भी है पूरे इकोनॉमी की, पूरी कंट्री की एज अ होल। ये आ गया आपका मैक्रो में। देख रहे हैं यहाँ पे पूरा अपन लार्ज लेवल पे लेते हैं, पूरा जो इकोनॉमी है उसको एक साथ लेने की कोशिश करते हैं, तब हम निकालते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है। यहाँ पे एक सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल पर्सन की प्रॉब्लम्स या रिलेशनशिप्स उनके क्या चल रहे हैं। जैसे डिमांड हमने लिया था एक एग्जांपल, डिमांड में प्राइस और कंज्यूमर का रिलेशनशिप हमने पढ़ा था। एक बंदा प्राइस को लेके, प्राइस बढ़ेगा तो कम कितनी डिमांड करेगा, तो ये एक सिंगल इंडिविजुअल पे है। इकोनॉमी में मैक्रो में हम पूरा होल नेशन की प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं। दूसरे पॉइंट में हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री विच इज रेफर टू एज थ्योरी ऑफ प्राइस। जैसे मैं अभी डिमांड का आपको एग्जांपल दे रहा था, इसमें हम एक पर्टिकुलर जो है पर्सन या पर्टिकुलर फर्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अगर जो है उसको प्रॉफिट कमाना हो एक फर्म को 1000 रुपए या 500 रुपए, तो वो देखेगा ना, एक पर्टिकुलर फर्म डिसाइड करेगा कि मैं किस चीज की सप्लाई करूं मार्केट में, क्या चीज बेचूं, 1000 रुपए का जिससे प्रॉफिट हो रहा है या 500 रुपए वाला। तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे है ना, तो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज आई। लेकिन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स is basically concerned with the determination of aggregate output. आउटपुट के बारे में नहीं कि कितना उसने बेचना है, एग्रीगेट आउटपुट पूरी इकोनॉमी का एज अ होल एंड जनरल प्राइस लेवल। यहाँ पे प्राइस लेवल ये नहीं कि किसी एक प्रोडक्ट का मैंने बताया ना, उसको 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो उसने इतना प्राइस रखा है, 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरा प्राइस रखा है। लेकिन यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट या एक सिंगल चीज जो वो बेच रहा है उसका नहीं, पूरी इकोनॉमी में एज अ एग्रीगेट प्राइस क्या चल रहा है। हम बोलते हैं ना इंडिया में महंगाई चल रही है, तो हम ये माइक्रो के बारे में थोड़ी ना बोल रहे हैं। माइक्रो में हम बोलेंगे सोना महंगा हो गया, या फिर कोई और प्रोडक्ट ले लो, प्याज महंगा हो गया, इसमें बोलेंगे पूरी इंडिया में महंगाई चल रही है। तो यहाँ पूरे एज अ इकोनॉमी के बारे में एक साथ हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लेवल इन द इकोनॉमी एज अ होल, इट इज ब्रीफली एज द नोन एज द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें हम थ्योरी ऑफ प्राइस के बारे में, जैसे मैंने बताया डिमांड और सप्लाई की थ्योरी यहाँ से आई कि प्राइस बढ़ेगा या प्राइस घटेगा, उससे हम कितना डिमांड करेंगे, सप्लाई करेंगे, तो थ्योरी ऑफ प्राइस आएगी। यहाँ पे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आती है, इसको कहते हैं हम। पूरी इकोनॉमी में महंगाई चल रही है, लोग हमें जो है अगर ऐसी चीजों के बारे में पता लगाना, फॉर एग्जांपल इंडिया में कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने लोगों को जॉब्स मिल रही है, जो है अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है या कम है, उसके बारे में हम यहाँ से पता लगाते हैं। इनकम लोगों की क्या चल रही है, लोग जो है कितने गरीब है, कितने अमीर हैं एंड ऑल, उन चीजों के बारे में जब हमें पता लगाना होता है तब हम यूज करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। मैंने पहले ही जैसे बताया आपको कि हम अगर माइक्रो की बात कर रहे हैं तो उसमें हम आउटपुट की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं अगर हम मैक्रो में जाए तो वहां पे आ जाते हैं एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट प्राइस। तो यहाँ पे एग्रीगेट्स की बात हो रही होती है पूरी इकोनॉमी में एज अ होल, और यहाँ पे सिंगल वेरिएबल की, किसी एक पर्टिकुलर उसकी।
तो तीसरा पॉइंट यहाँ दे रखा है कि इट स्टडी एज्यूम्स दैट मैक्रो वेरिएबल रिमेन्स कांस्टेंट, इट्स एज्यूम दैट एग्रीगेट आउटपुट इज गिवन। चलो एक वैसे एग्जांपल लेते हैं, चाहे वो कोई भी वेरिएबल हो। अगर हमने पहले पढ़ा था डिमांड के बारे में, डिमांड और प्राइस का रिलेशन वहां बता रखा था, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी, कम लोग हम कम चीजें मांगेंगे, प्राइस घटेगा, ज्यादा चीजें लेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे। लेकिन क्या प्राइस इकलौता वेरिएबल है जो डिमांड को अफेक्ट करता है? और भी बहुत सी चीजें हैं। अगर हमारी इनकम ज्यादा होगी तब भी हम ज्यादा डिमांड करेंगे, इनकम कम होगी तब भी हम कम डिमांड करेंगे। चाहे प्राइस जो है सेम ही रहे, फिर भी इनकम बढ़ने पे कम होने पे हमारा डिमांड पे फर्क पड़ेगा। तो यहाँ हम अगर हमने लेना है डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप, तो जैसे आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, बाकी रूल्स कुछ बनाने पड़ते हैं। जैसे बंदा रैशनल होना चाहिए, तो यहाँ पे एक रूल ये भी आएगा कि बाकी सारे वेरिएबल्स जैसे इनकम हो गया और भी बहुत सी चीजें हैं, वो सारे सेम रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तभी जो है जो डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप है वो बन पाएगा। ये रूल फॉलो कर पाएगा कि प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी एंड ऑल। ठीक, तो जब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी होती है तो मैक्रो वेरिएबल्स तो सारे के सारे ही कांस्टेंट रहते हैं, और यही अगर हम मैक्रो में जाएंगे तो माइक्रो वेरिएबल्स जो है सारे के सारे कांस्टेंट रखने पड़ते हैं। सी एग्जांपल दे रखा है, इट्स अज्यूम दैट एग्रीगेट आउटपुट इज गिवन, यानी कि वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चीज नहीं है, जितना है उतना ही है। व्हाइल वी आर स्टडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस, जब हम आउटपुट और प्राइस की डिटर्मिनेशन करेंगे किसी भी एक इंडिविजुअल फर्म या इंडस्ट्री की, तो जो एग्रीगेट आउटपुट है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बिहाफ पे हम आउटपुट और प्राइस का जो है रिलेशनशिप डिटरमाइन कर पाएंगे। यही अगर हम बात करें यहाँ पे, इट इज एज्यूम दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रिमेन कांस्टेंट, जो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरी की पूरी कांस्टेंट है। जब हम किस चीज की स्टडी कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड इनकम लेवल, यहाँ पे हम देखो आउटपुट की कर रहे हैं, यहाँ पे हम एग्रीगेट आउटपुट की कर रहे हैं। तो यहाँ जब हम आउटपुट की कर रहे हैं तो हमने एग्रीगेट आउटपुट को कांस्टेंट दिया। यहाँ पे जब हम एग्रीगेट आउटपुट की कर रहे हैं तो हमने जो है इनकम को कांस्टेंट माना, यानी कि माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट रहेंगे, तभी हम जो है मैक्रो में स्टडी कर पाएंगे। यहाँ पे मैक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट रहेंगे तभी हम माइक्रो में स्टडी कर पाएंगे। तो बेसिकली आप यही समझ के चलिए, इसमें और डिटेल में भी नहीं जाते क्योंकि ये बहुत जो है लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, बहुत डिटेल में आ जाएगा, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। अब फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फोर्सेस में बेसिकली सबसे जो मेन फोर्सेस आती है यही आती है डिमांड और सप्लाई की। ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इन द कंटेक्स्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जैसे कि प्रोडक्ट प्राइसिंग की प्रॉब्लम, फैक्टर प्राइसिंग की प्रॉब्लम। फैक्टर्स यू नो व्हाट आर दोस, बेसिकली रिसोर्सेज जो हम यूज करते हैं चीजों को बनाने के लिए, जैसे कि लेबर हो गई, लैंड हमें यूज करना पड़ता है, कुछ भी अगर प्रोडक्शन करनी होती है तो लेबर यूज होती है एंड ऑल, मशीनरी यूज होती है, ये आपके फैक्टर्स हो गए। और प्रोडक्ट जो हम कंस्ट्रक्ट करके बनाते हैं, फाइनल जो हमारा गुड बनता है, वो चीज हो गई प्रोडक्ट। तो मार्केट फोर्सेस जो है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे मैंने आपको याद है एक गोल्ड के बारे में मैंने एक बताया था पीछे हमने थोड़ी देर पहले, कि गोल्ड का जो है बहुत ज्यादा प्राइस है। क्यों? दो रीजन है उसकी। गोल्ड जो है इस दुनिया में इतना ज्यादा है नहीं कि सबके पास अवेलेबल हो सके, उसकी सप्लाई कम है, इसलिए उसका प्राइस बहुत ज्यादा रखना पड़ता है पहले। और रही बात उसकी डिमांड, लोग डिमांड भी बहुत ज्यादा करते हैं। अगर लोग कोई चीज जो है दुनिया में लोग बहुत ज्यादा डिमांड करें, बहुत ज्यादा मांगे, तो ऑब्वियस ही बात है उसके प्राइसेस बढ़ेंगे कि देखो जी लोग तो बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, इसके प्राइस बढ़ाते हैं, हमें प्रॉफिट होगा। रही उसकी सप्लाई, अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है, कोई ऐसी चीज है जो दुनिया में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, सबको मिल सकती है, तो उसके प्राइसेस इतने ज्यादा क्यों होंगे? वो तो सस्ते में ही मिलेगी।
अगर जो है एक बंदे से हम लेने जा रहे हैं, वो महंगा बेचने लगेगा तो किसी दूसरे के पास चले आएंगे, क्यों जी इसके पास अगर ये महंगा दे रहा है तो किसी और के पास चले आते हैं, दूसरे के पास भी है, दूसरा मना करेगा तीसरे के पास चले आएंगे, क्योंकि वो तो दुनिया भर में बहुत सारा अवेलेबल है। तो ये मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। रही बात मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो आपकी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज है, वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इन कंटेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में आ गई जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की, ना अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जॉब वगैरह नहीं मिलनी है और पॉवर्टी की दिक्कत, गरीबी की दिक्कत, और इन्फ्लेशन यानी महंगाई आपका। अब ये जो है यहाँ पे लिखे है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। यू गॉट एनी आइडिया व्हाट आर दीस? आई थिंक मे बी यू नॉट। चलो यहाँ पे दो वर्ड्स है, मॉनेटरी और फिस्कल। फिस्कल को हम लेके चलते हैं, ये वो पॉलिसीज है जो हमारी गवर्नमेंट बनाती है। इंडिया में ये एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारी जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज वगैरह बनाती है, वो जो है फिस्कल पॉलिसी में आता है। मॉनेटरी पॉलिसी, इंडिया का ये एग्जांपल ले रहे हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का जो नेशनल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो है हमारा आरबीआई। तो वो जो पॉलिसीज बनाती है इंडिया को कंट्रोल करने के लिए एंड ऑल, तो वो आपका मॉनेटरी पॉलिसी है। फिस्कल पॉलिसी में कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ रही है, लोगों के पास जॉब्स नहीं आ रही, तो गवर्नमेंट जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी शुरू कर देगी, रोड्स वगैरह बनानी शुरू कर देगी। और उस रोड्स वगैरह को बनाने के लिए क्या चाहिए, लेबर की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। तो अब जिनके पास जॉब्स नहीं है वो उस जगह पे जाके काम करना शुरू कर देंगे। तो ये एक आ गया गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में, मॉनेटरी से सुनने में आ रहा है मनी, तो मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली मनी से रिलेटेड जो है चीजें यूज होती है। अब आरबीआई नेशनल बैंक है, बाकी बैंक्स के लिए वो सारे मॉनेटरी रूल्स बनाता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि जो है हम कोई भी लोन लेने जाता है, उस लोन पे हमें जो है कुछ 1% जो है उन्हें देना पड़ता है। अब वो परसेंटेज कितनी ज्यादा होगी इंटरेस्ट की, लेट्स सी, अगर जो है देख रही है आरबीआई कि लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, पहले ही बहुत ज्यादा है, अगर लोग लोन लेने जाएंगे तो और ज्यादा पैसा उनके पास बढ़ता जाएगा, बहुत ज्यादा पैसा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो वो बहुत सारी चीजें खरीद पाएंगे, और जो है इंडिया में जो चीजों की है कमी हो जाएगी। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लोगों के पास पैसा कम हो जाए, जिससे जो सप्लाई की कमी आ रही है वो दूर हो जाएगी। तो क्या कर सकते हैं उसके लिए, इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। पहले जो है हमें लोन पे 5% इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, तो बहुत से लोग ले रहे थे लोन, उनके पास पैसा आ रहा था। अब जो है समझ लो 10% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो जो लोग लोन ले रहे थे वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब कम लोग लोन लेंगे, जो उनके जो इन लोगों के पास जो बहुत सारा पैसा था वो भी कम हो जाएगा। अब कम लोगों के पास पैसा है, जो सब दिक्कत आ रही थी खत्म। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई यूज करती है जो मनी से रिलेटेड है। गवर्नमेंट जो है फिस्कल पॉलिसी यूज करती है, जैसे गवर्नमेंट ई टैक्सेस वगैरह लगाती है, वो भी सारा इसी में ही आता है। आप जैसे हमने इंटरेस्ट का एग्जांपल लिया, मॉनेटरी फिस्कल में आप जो है टैक्स का एग्जांपल ले लो, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, टैक्सेस बढ़ा दो, अब लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। अब अगर जो है देख रही है कि लोगों के पास पैसा कम है, लोगों को, और जो है बहुत सारा हमारे पास सामान बेचने को पड़ा हुआ है, लेकिन लोगों के पास पैसा ही कम है, तो क्या करो, टैक्सेस कम कर दो, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा। तो जो है जो सप्लाई की कमी थी, लोग डिमांड करने लग जाएंगे, लेने लग जाएंगे वो सामान। तो दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को लेके, अब ये जो हमने बात की मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी की, ये हम लोगों की बात कर रहे हैं, ओवरऑल कंट्री की बात कर रहे हैं, एज अ होल सबकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे, डिमांड एंड सप्लाई, किसी एक पर्टिकुलर गुड की, कि उसका कितने लोग डिमांड कर रहे हैं, कितना उसका हम सप्लाई कर सकते हैं, कितना प्राइस रखना चाहिए कि हमें प्रॉफिट वगैरह होगा। ये एक पर्टिकुलर गुड की बात हो रही है। यहाँ पे ओवरऑल कंट्री की बात हो रही है, सारे लोगों की बात हो रही है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर गुड्स को लेके बात हो रही है। तो ये आपका माइक्रो और ये आपका मैक्रो।
आई थिंक आपको डिटेल में सब कुछ समझ में आया होगा माइक्रो एंड मैक्रो के बारे में. दैट्स आर माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक इज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. एज आई टोल्ड यू बिफोर, मैंने कहा था पॉजिटिव का मतलब आप सबको पता होगा, लेकिन यहां पे इसका क्या मतलब है. लेट्स सी. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में इट डील्स विद द इश्यू रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. कैसे? मैंने आपको बताया था हम इकोनॉमिक्स में रिसर्च करते हैं, साइंस में भी रिसर्च करते हैं, उसके लिए हमें फैक्ट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं. ठीक है. पहले हम पास्ट में जाते हैं, तो यहाँ पे पास्ट और प्रेजेंट की तो बात आ सकती है. चलो, हमने जो है पास्ट में हमने देखा क्या क्या हुआ था किसी चीज से रिलेटेड, सारे फैक्ट्स इकट्ठे किए कि पॉपुलेशन जो है पास्ट में इतनी थी, इस रीजन की वजह से इतनी थी, सारी चीजें हमने निकाल ली. प्रेजेंट में अभी हमने पता चला लिया जी कि आज इस टाइम पे पॉपुलेशन इतनी चल रही है, क्या क्या रीजन है उस वजह से ये आज पॉपुलेशन इतनी है. लेकिन फ्यूचर का कैसे पता लगाएंगे हम जो है उन्हीं पास्ट और प्रेजेंट की फिगर को देख के फ्यूचर का एक एस्टिमेट लगाया जाता है. दैट इज पॉजिटिव स्टेटमेंट. यहां पे एस्टिमेट्स किए जाते हैं पास्ट का, फैक्ट्स और फिगर्स को निकाल के, पास्ट, प्रेजेंट और उसके बाद फ्यूचर का. रही बात नॉर्मेटिव, इट डील्स विद ओपिनियंस ऑफ इकोनॉमिक रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जो है हमारे ओपिनियंस आते हैं. इसमें हम प्रॉपर वो नहीं लेके चलते जो हुआ था, जो होने वाला है. इसमें हम लेके चलते हैं क्या होना चाहिए. ये सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है, इससे आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा. स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू व्हाट वाज, जो हमारा पास्ट में आ गया कि क्या था, प्रेजेंट में व्हाट इज, क्या है अभी, और फ्यूचर यानी कि व्हाट वुड बी, कि क्या होगा. ये हमने फैक्ट्स को रिलेट करके जो है एग्रीगेट लगाया है एक. लेकिन इट स्टेटमेंट रिलेट्स टू व्हाट ऑट टू बी, यानी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बताती है कि क्या होना चाहिए. इसमें तो हमने फैक्ट्स और फिगर्स को रिलेट करके बता दिया एक कि क्या होगा, लेकिन यहां पे हम बोलते हैं क्या होना चाहिए. जैसे पॉपुलेशन पहले जो है कम थी, अब जो है बढ़ते बढ़ते अब बढ़ चुकी है, फ्यूचर में और बढ़ेगी. ये हमने फैक्ट्स को लेके निकाला. यहां पे लेकिन बोल रहे हैं व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए. हम कह रहे हैं पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि पॉपुलेशन कम हो जाए. तो यहां पे बोल रहे हैं क्या होना चाहिए, ये बोल रही है क्या होगा. डिड यू गेट द डिफरेंस? पॉजिटिव स्टेटमेंट में यही है, इट स्टेटमेंट्स आर नॉट नेसेसरीली स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ, कैन बी ट्रू और फॉल्स. अब हमने जो है फ्यूचर का अंदाजा लगाया, वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है. फ्यूचर किसने देखा है भाई, लेकिन वो अंदाजा लगाने के लिए हमने फैक्ट्स और फिगर्स की मदद ली ना. उनको फ्यूचर को सही होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने जो है अच्छे से उसके बारे में रिसर्च की है. जैसे कि फॉर एग्जांपल समबडी से पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन चाइना. ठीक है, इट्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट. ये जो है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है चाइना से ज्यादा होगी. लेकिन क्या ये जो है सही है या गलत है, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं. सारे फैक्ट्स को देख के, पूरा जो है रिसर्च करके हम बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है कि फॉल्स है. इसमें हमने बताया कि क्या है, पॉपुलेशन जो है ज्यादा है. यहां पे जो है हम एक एग्जांपल लेते हैं. इस स्टेटमेंट कांट बी टर्म्ड एज ट्रू और फॉल्स. इसकी स्टेटमेंट को हम ट्रू फॉल्स नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बोल रहा है somebody से ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप्ड. ये एक ओपिनियन है. उसने बोला ओल्ड एज पेंशन को रोक देना चाहिए, रोक देना चाहिए. उसने ये नहीं बोला कि रोक दी जाएगी. उसने अपना ओपिनियन दिया कि रोक देना चाहिए. तो ये इसमें ट्रू फॉल्स का निकालने का क्या मतलब बना. ये तो उसने अपना ओपिनियन दिया ना कि क्या होना चाहिए जी, ऐसा होगा तो सबकी भलाई होगी, लोग इंडिया में पैसे ज्यादा आएंगे. तो ये एक बंदे का ओपिनियन है, उसने अपनी तरफ से एक ओपिनियन दे दिया. तो यही कि फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है इसमें वेरीफाई किए जाते हैं ट्रुथ का पता लगाने के लिए कि जो स्टेटमेंट दी गई है ये ट्रू है या फॉल्स है. उसके लिए हमें सारे फैक्ट्स और फिगर्स को अच्छे से वेरीफाई करना पड़ता है, उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ती है. इसमें जो ये जो स्टेटमेंट है
ये इसको जो है हम वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसमें ट्रूथ और फॉल्स का कुछ बात है ही नहीं, तो इसको वेरीफाई क्या करेंगे, क्या फैक्ट्स क्या फिगर्स एंड ऑल, नथिंग है। इसमें जो है जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें जो है हमने पता लगाया, सारे फैक्ट्स और फिगर्स पे रिसर्च की, हमें पता चल गया कि वो सही है या गलत है, तो जजमेंट की बात नहीं आई। इसमें इन्वॉल्व होगी जजमेंट नॉर्मेटिव में। क्यों? इसने बोला जी कि पेंशन रोक देनी चाहिए। अब इसमें बहुत सारे लोग सोचेंगे, कोई कहेगा कि नहीं, अपनी जजमेंट देगा कि नहीं जी, लोगों की पेंशन क्यों रोकनी चाहिए, उन्हें मिलनी चाहिए पेंशन। दूसरा बोलेगा नहीं, इंडिया में पैसों की कमी आ रही है, हमें जो है दूसरी जगहों पे पैसा लगाना चाहिए, इंडिया को अगर ग्रो करना है तो ये जो है पैसा कहां से आएगा, थोड़ा सा जो है हमें पेंशन कम कर देनी चाहिए लोगों की। तो इसमें लोग अपनी अपनी जजमेंट दे रहे हैं, इसमें जजमेंट की कोई बात ही नहीं। इसमें तो यही बोला है पॉपुलेशन ज्यादा है या कम है एंड ऑल, नथिंग एल्स। तो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो आप समझ चुके होंगे पॉजिटिव में हमें क्या करना पड़ता है, नॉर्मेटिव में एक तरह से लोगों की रिसर्च वगैरह का कोई रोल नहीं होता, उसमें लोगों के ओपिनियंस आते हैं, सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इसमें हम पूरा एक स्टेटमेंट निकाल के आते हैं रिसर्च करके कि ऐसा है। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव को अगर हम दोनों तरीके से यूज करें तो इसमें जो है मैंने बताया जैसे पॉपुलेशन का, कि इन्होंने बोला कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है चाइना से ज्यादा है और फ्यूचर में भी ज्यादा और बढ़ेगी इंडिया की पॉपुलेशन। इन्होंने बोल दिया नॉर्मेटिव ने कि फिर हम ऐसा क्या करें, इंडिया की पॉपुलेशन को कम करना चाहिए, क्योंकि ये देख रहे हैं पॉजिटिव के उससे कि पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और ज्यादा बढ़ेगी। तो नॉर्मेटिव में कि कम होनी चाहिए, कैसे कम होगी तो उसके ऊपर जो है अपना लोग जो है डिस्कशन करेंगे एंड ऑल, वो सारी बातें फिर आ जाएंगी बाद में। तो दैट्स द मेन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। लेट्स गो टू हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज एन इकोनॉमी। याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था इंडिया एक इकोनॉमी है, यूएस एक इकोनॉमी है, जापान एंड ऑल जो भी जगह है सारी एक इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी है क्या, उससे पहले देखते हैं, इस पॉइंट को पढ़ते हैं। पीपल परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अर्न देयर लिविंग। व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यू गॉट एनी आइडिया? चलो इसका कुछ एग्जांपल्स देते हैं। जैसे टीचर जो है वो स्कूल जाते हैं, डॉक्टर्स हॉस्पिटल जाते हैं, फार्मर फील्ड्स पे जाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री में जाते हैं एंड ऑल। किस चीज के लिए काम करते हैं? अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, जिससे वो जिंदा रह सके, खुशी से रह सके एंड ऑल। द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ एन एरिया वुड रिवील अ सिस्टम। ये जो सारे लोग अपनी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, इससे जो है परफॉर्म करते हैं, इससे जो है एक सिस्टम रिवील होता है, बाय विच पीपल ऑफ ऑल एरिया अर्न देयर लिविंग। दिस सिस्टम इज कॉल्ड इकोनॉमी। थोड़ा आप इसको डिटेल में जाते हैं। ये जो एक बड़ा सा सिस्टम बनता है सारे लोगों का, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का काम करने से, इस सिस्टम को इकोनॉमी कहते हैं। अब सोच के देखो, आप जो है कोई कोर्स करते हो, कोई सिंगल टाइप का कोर्स करते हो कि सारी दुनिया में जितने सारे कोर्सेज है सारे करते हो, हर टाइप की स्किल आप अक्वायर करते हो? नो, नॉट पॉसिबल। वी आर ह्यूमंस भाई, नॉट गॉड्स। तो हर बंदा कोई ना कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप का काम करता है, उससे उसे पैसे मिलते हैं। अब फार्मर्स का एग्जांपल लेते हैं। फार्मर्स फील्ड पे काम करते हैं, चलो जी, उन्होंने फील्ड पे काम करके खाने की चीजें उगाई। अब क्या हमें जिंदा रहने के लिए खाने की चीजें चाहिए? नोप भाई, रोटी, कपड़ा, मकान और आजकल तो पता नहीं बहुत कुछ चाहिए। तो ये क्या करेंगे? खाली अपने लिए खाना थोड़ी ना उगाएंगे, खाना उगाएंगे पूरे बहुत बड़े एरिया के लिए। जिसके पास कपड़ा है, जिसके पास घर है, उनको जाके बेचेंगे। जब ये बेचेंगे पैसा मिलेगा तो उन पैसों से बाकी की चीजें लेंगे। वैसे जो मैं बोल रहा हूं उनको जाके बेचेंगे, वो तो हो गया आपका बार्टर सिस्टम जो पहले आता था। यू नो बार्टर सिस्टम, सामान के बदले सामान। एक सामान हमने लिया, दूसरा सामान हमें मिले, तो इसको जो बेच के ये लोग पैसा कमाएंगे, उस पैसों से ये दूसरी चीजें खरीदेंगे, ताकि जो है सारे जो है अपना लिविंग को अर्न कर सके। तो कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है। तो इस हिसाब से सब लोग डिवाइड हो चुके हैं आपस में,
कि कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, उससे वो पैसे कमाएगा। खाली एक चीज को लेके नहीं, बहुत सारी चीजों के लिए पैसे कमाएगा और फिर हर एक बंदे को फायदा होगा। तो यही सिस्टम बेसिकली छोटा सा जो बनता है, छोटा तो नहीं, बहुत बड़ा जो सिस्टम बनता है, ये हमारी इकोनॉमी कहलाएगी। तो इस इकोनॉमी में भी आगे हम देखते हैं जरा दो टाइप, सिंपल और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। सो गाइस, अभी हमने देखा कि इकोनॉमी क्या है। उसमें हमने देखा कि सारा काम आप खुद नहीं कर सकते, तो उसी के बेसिस पे जो है सिंपल और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी बना है। यहाँ पे दो वर्ड्स, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज। अभी हमने बताया आपको कि हम सारा काम खुद नहीं कर सकते, तो किसी ना किसी पे हमें डिपेंड रहना पड़ता है, किसी चीज के लिए, कोई चीज के लिए किसी पे डिपेंड रहना पड़ता है एंड ऑल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जो है कमाई करनी है, उसके लिए पहले कुछ सीखना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपनी टीचर पे डिपेंड होना पड़ेगा, टीचर को किसी स्कूल पे डिपेंड होना पड़ेगा जॉब के लिए एंड ऑल। सो किसी ना किसी चीज के लिए जो है किसी ना किसी पे डिपेंड रहना पड़ता है। यही आता है सिस्टम एक्सचेंज का, जहां हम जो है गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं। तभी हमारे पास पैसा आता है, फिर हम कोई और गुड्स सर्विसेज आपस में लेते हैं। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट से जाते हैं, इन्हीं को लेके जो है डिग्री ऑफ एक्सचेंज इज मॉडरेट। सिंपल इकोनॉमी में। रही बात कॉम्प्लेक्स में, डिग्री ऑफ एक्सचेंज इज वेरी हाई। यहाँ पे जो है इतना ज्यादा एक्सचेंज नहीं होते, चीजें कम ही होती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है हाई, क्योंकि म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस जो है लोगों का लिमिटेड है सिंपल में, लेकिन कॉम्प्लेक्स में म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस वेरी हाई है। लोग एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंड रहते हैं। क्यों? क्योंकि वांट्स आर मल्टीपल बट नॉट एनॉर्मस। इतनी ज्यादा लोगों की नीड्स नहीं है, वांट्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में लोगों की वांट्स अनलिमिटेड ही समझ लो। खैर अनलिमिटेड तो बहुत ही ज्यादा, लेकिन काफी ज्यादा होती है। इससे तो काफी ज्यादा यहाँ पे आपको लोगों की वांट्स मिलेंगी। एक बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट आपको पकड़ा देंगे वो, क्योंकि यहाँ पे लोगों की इनकम होती है बहुत ज्यादा। यही सिंपल में लोगों की इनकम कम होती है, इसलिए जो है एक्सचेंज भी लो है, इंटरडिपेंडेंस भी लो है और वांट्स भी इतनी ज्यादा नहीं है। यहाँ पे सब कुछ ही बहुत ज्यादा है। तो यही डिफरेंस है बस सिंपल और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में, नथिंग एल्स। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। आवर लास्ट टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसमें हम टाइप्स पढ़ेंगे। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। अभी बताया इकोनॉमी क्या होती है, तो उसमें भी 3 टाइप्स आती है। सेंट्रली प्लान्ड या फिर जो है कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी जिसे कहते हैं, फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी दूसरी टाइप की, और तीसरी मिक्स्ड इकोनॉमी। एनी आइडिया इंडिया किस टाइप की इकोनॉमी में आती है? इंडिया आती है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो सबसे पहले तो हम पहले टाइप के यहाँ पहला पॉइंट देखते हैं। इनके डिफरेंस से ही आपको इनका मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज है, these are economies where economic activities are firmly controlled by the government or central authority। तो यहाँ नहीं कि अभी हमने समझा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, तो यहाँ पे जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो कौन कंट्रोल करता है? जो हमारी गवर्नमेंट होती है या सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो। फ्री या मार्केट इकोनॉमी में क्या हुआ? यहाँ पे कंट्रोल आया, यहाँ पे फ्री आया। तो फ्री का क्या मतलब हुआ? मार्केट का क्या मतलब हुआ? इन दीज इकोनॉमीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस। अभी मैंने आपको पहले ही समझाया था, मार्केट फोर्सेस की दो बेसिकली सबसे बड़ी मार्केट फोर्सेस क्या होती है? डिमांड और सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई ही करती है डिसाइड कि क्या होगा, कौन से गुड्स प्रोड्यूस होंगे, क्या प्राइसेस रहेंगे एंड ऑल सब कुछ। जिस चीज की डिमांड हो रही होगी, जिस चीज की सप्लाई अवेलेबल होगी वही बनेंगी, उसी हिसाब से प्राइस भी सेट होगा। आपको पहले भी बताया था, डिमांड कितनी होगी, सप्लाई कितनी होगी, उस हिसाब से प्राइस कितना रखा जाएगा वो डिसाइड हो जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी, इन दीज इकोनॉमीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट। इधर भी जो है मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी की तरफ डिमांड और सप्लाई से ही डिसाइड होता है कि कौन से गुड्स जो है प्रोड्यूस होंगे, क्या प्राइसेस होंगे, बट गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन ये जो है गवर्नमेंट अपनी तरीके से थोड़ा बहुत मार्केट को गवर्न भी करती है। इधर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्रिवन बाय मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर, क्योंकि सेंट्रली प्लान्ड है, यहाँ गवर्नमेंट सारा काम कर रही है। तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि सोशल वेलफेयर हो लोगों का। आपको समझाया पहले भी सोशल वेलफेयर क्या हुआ। यहाँ पे मार्केट में जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। अब जो है मार्केट जो
यहाँ पे जो है पब्लिकली जो है लोग डिसाइड करेंगे। यहाँ पे प्राइवेट लोग काम करते हैं, गवर्नमेंट नहीं करती। गवर्नमेंट आपका एक तरीके से पब्लिक के लिए है, यहाँ जो है प्राइवेट है, फ्री है। तो प्राइवेट लोग क्या चाहेंगे, हम जैसे लोग क्या चाहेंगे, सोशल वेलफेयर। कोई बिरला ही होगा आई थिंक जो चाहेगा, कहने को तो सब कहते हैं, लेकिन सब क्या चाहेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहेंगे, पैसे कमाना चाहेंगे, दैट्स ऑल। और जो मिक्स्ड इकोनॉमीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्रिवन बाय मोटिव ऑफ बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। मिक्स्ड में दोनों काम होते हैं, क्योंकि यहाँ जो है मार्केट तो काम कर ही रही है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट भी जो है उसको गवर्न कर रही है। तो यहाँ पे जो है ऐसे गुड्स प्रोड्यूस होंगे, ऐसे प्राइसेस रखे जाएंगे जिससे प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज हो ही हो, साथ के साथ सोशल वेलफेयर भी हो। तीसरा पॉइंट, कंट्रोल्ड इकोनॉमी में द कंज्यूमर इज नॉट सो सवन। यहाँ पे कंज्यूमर जो है किंग नहीं होता मार्केट का। वैसे हम बोलते हैं ना कि मार्केट कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। जो कंज्यूमर चाहता है, जो हम लोग, कंज्यूमर वही है जो कंज्यूम करता है, जो चीजें खरीदता है। जैसे हम लोग, हम मार्केट के किंग है, जो हम चाहेंगे वही मार्केट में बिकेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी जो है डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस फॉर द पीपल। जो लोगों को लिए बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, वो सेंट्रल डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। लेकिन फ्री या मार्केट इकोनॉमी में कंज्यूमर जो है सोवरेन है, वो किंग है मार्केट का। ही बाइज गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। जो उसे पसंद है वो वही खरीदना चाहेगा, और मार्केट में भी फिर वही लोग जो है बेचना चाहेंगे लोग। तीसरा, मिक्स्ड इकोनॉमी में कंज्यूमर जो है सवन, हाउएवर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंश्योर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स टू द कंज्यूमर। यहाँ पे कंज्यूमर तो है सोवरेन, वो किंग तो है मार्केट का, लेकिन कुछ ऐसे गुड्स भी होते हैं जो प्राइवेट लोग चाहेंगे कि वो ना बेचना चाहे, क्योंकि उससे उन्हें इतना फायदा नहीं होगा। लेकिन उनमें से ऐसे गुड्स जो एसेंशियल है, उससे चाहे प्राइवेट लोगों को फायदा ना हो रहा हो, फिर भी जो है गवर्नमेंट जो है वो प्रोड्यूस करने में मदद करेगी, क्योंकि उसकी नेसेसिटी है, वो जरूरी है हम लोगों के लिए। तो वो लोग चाहिए, वो गुड्स चाहिए, तो वो लोग चाहे उन्हें फायदा हो ना, उससे मार्केट को प्रॉफिट हो ना रहा हो, फिर भी जो है वो प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट मदद करेगी। चौथा पॉइंट, मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। इट डिसाइड व्हाट प्राइसेस ऑफ गुड्स आर टू बी सोल्ड। अब यहाँ पे जो है सेंट्रली प्लान में कौन से रिसोर्सेज, जो सारे के सारे रिसोर्सेज है, सारी इंडस्ट्रीज है, जो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सारी इंडस्ट्रीज है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट के नाम पे है, गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज है, गवर्नमेंट के स्कूल्स है, सब कुछ। यहाँ पे मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय पीपल। मार्केट डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट में जो है फ्री में जो है ज्यादा मोस्टली जो सारे रिसोर्सेज है, सारे इंडस्ट्री, सारे स्कूल्स एंड सब कुछ जो है प्राइवेट लोगों के नाम पे होता है। उधर जो है वो गवर्नमेंट के नाम पे होता है, इधर ये प्राइवेट लोगों के नाम पे होता है। हम जैसे लोग जो है खरीद के रखते हैं, ओन करते हैं उसे। तो हम ही डिसाइड करते हैं मार्केट में क्या गुड्स प्रोड्यूस होंगे, क्या प्राइसेस रखे जाएंगे। वहां जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या गुड्स जो है प्रोड्यूस होंगे, क्या प्राइसेस रखे जाएंगे। यहाँ पे रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बोथ बाय प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर। Prices are determined by market, but government regulates the essential goods. Okay, यहाँ पे जो है बहुत से कुछ ऐसे होते हैं जो प्राइवेट लोग ओन करते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जो गवर्नमेंट ओन करती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज जो है प्राइवेट लोगों ने ले रखी होती है, उनके नाम होती है। या फिर जो रेलवेज हो गए वो गवर्नमेंट के नाम पे है, प्राइवेट लोग उसे ओन नहीं करते। और कुछ स्कूल जो है प्राइवेट के है, कुछ गवर्नमेंट के है। कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो थोड़ी गवर्नमेंट की होती है, 100% किसी की नहीं होती दोनों में से। कुछ परसेंट जो है शेयर्स जो प्राइवेट लोगों के पास होते हैं, कुछ परसेंट उसके गवर्नमेंट के पास होते हैं। तो लोगों ने समझ लो आधा आधा या फिर थोड़ा बहुत कम ज्यादा दोनों ने ओन किया होता है उसे। तो दोनों मिलके जो है उसमें अपना प्रॉफिट बांटते हैं एंड ऑल। तो यहाँ पे जो है प्राइसेस डिटरमाइन तो मार्केट करती है, यहाँ भी डिमांड और सप्लाई से जो है प्राइसेस डिटरमाइंड होते हैं, जैसे फ्री मार्केट में होते हैं। लेकिन इनको जो है गवर्नमेंट जो है, जो एसेंशियल गुड्स है उनका प्राइस जो है खुद डिटरमाइन करती है। जैसे कुछ चीजें हमारी नेसेसिटीज है, कुछ खाने की ऐसी चीजें हैं जिनका अगर वो डिमांड और सप्लाई से प्राइस डिसाइड करेंगे तो बहुत ऊंचा चले जाएगा, क्योंकि उनकी कमी है थोड़ी, प्राइसेस बहुत ऊंचे जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट जो है उसको कंट्रोल करके रखती है कि प्राइसेस उनके बहुत ऊंचे ना जाए, क्योंकि अगर ऐसी एसेंशियल चीजों के प्राइसेस बहुत ऊंचे चले गए तो हमारे को कमी आ जाएगी, हमें दिक्कत होगी, हम लोगों को। और यहाँ पे सोशल वेलफेयर की भी जरूरत है, हमारी को खुश रहने की भी जरूरत है, गवर्नमेंट चाहती है। तो खाली मार्केट ही नहीं,
गवर्नमेंट भी जो है यहाँ पे रेगुलेट करती है, खासकर एसेंशियल गुड्स को। सो इधर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डोमिनेट करता है पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट का सेक्टर। इधर जो है प्राइवेट सेक्टर, हम जैसे लोग जो है डोमिनेट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। इधर जो है दोनों ही, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर डोमिनेट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। और हमारी इंडिया आती है मिक्स्ड इकोनॉमी में, जहां पे दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करते हैं। सो दैट वाज द लास्ट टॉपिक। सो आई थिंक यू लाइक द वीडियो। तो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरा ये चैनल है मुझे सब्सक्राइब भी कीजिएगा प्लीज़ अगर आपको पसंद आया तो। और जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे, तो मैं भी खुशी से और ज़्यादा बना पाऊंगा। आप लोग भी खुश होंगे उसे देख के, आपको भी अच्छा लगेगा। सो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय।